पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। संजय निरुपम की तीखी चुनौती। बिल्डर का दलाल साबित हो चुके सुनील प्रभु को अपने कहे अनुसार चुनाव छोड़ देना चाहिए। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में दिंडोशी विधानसभा का मैदान इस बार खूब गर्मा गया है, जहां एक तरफ महायुति उम्मीदवार संजय निरुपम ने चुनावी मंच से अपने प्रतिद्वंदी और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील प्रभु पर बिल्डरों के दलाल होने का सीधा सीधा आरोप लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ सुनील प्रभु ने पलटवार करते हुए उन्हें चुनौती देते हुए कहा था कि अगर यह साबित हो जाए कि वे बिल्डरों के एजेंट हैं तो वे राजनीति ही छोड़ देंगे और चुनाव से अपना नाम वापस लेकर घर बैठ जाएंगे। अब इस चुनौती को स्वीकार करने से संजय निरुपम कहां पीछे हटते, तो फिर कल संजय निरुपम ने अपने मध्यवर्ती चुनावी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इसे और भी सनसनीखेज बना दिया। पत्रकारों के बीच संजय निरुपम ने खुलासा किया कि सुनील प्रभु ने साल 2014 से 2019 तक अपने सभी चुनावी हलफनामे में खुद स्वीकार किया है कि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा कमीशन के माध्यम से आता है। निरुपम ने इस बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब यह कमीशन गरीब जनता से तो नहीं आता, तो फिर ये बिल्डरों के लिए दलाली ही है। क्या सुनील प्रभु LIC के एजेंट हैं या फिर ये दिंडोशी की जनता कमीशन देकर उन्हें पैसे देती है? स्पष्ट है कि वे बिल्डरों के अलावा किसी और के कमीशन एजेंट नहीं हो सकते। इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब निरुपम ने 2014 से 2019 तक प्रभु द्वारा जमा किए गए एफिडेविट को मीडिया के सामने लहराते हुए कहा, मैंने आपके खिलाफ आरोपों का प्रमाण पेश कर दिया है। अब हिम्मत हो तो अपनी दी गई चुनौती निभाते हुए राजनीति छोड़िए और घर बैठिए। संजय निरुपम ने आगे कहा कि सुनील प्रभु पर स्थानीय जल संकट का नजरअंदाज कर बिल्डरों को पानी उपलब्ध कराने का भी आरोप है। उनके मुताबिक दिंडोशी की जनता पानी के लिए तरसती है, लेकिन बिल्डरों की टंकियों में पानी लबालब भरा रहता है। इस पर उन्होंने सवाल दागते हुए कहा कि प्रभु की प्राथमिकता क्या है, जनता की प्यास या बिल्डरों की खिदमत? इस चुनौती ने दिंडोशी के राजनीतिक समीकरण में नया रंग घोल दिया है, जहां एक और प्रभु को यह साबित करना होगा कि वे बिल्डरों के प्रति वफादार नहीं है। वहीं निरुपम के तीखे तंज ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। अब आगे देखना है कि सुनील प्रभु इस चुनौती का क्या जवाब देंगे। क्या वे राजनीति छोड़ने का साहस दिखाएंगे या इस पर कोई पलटवार करेंगे? आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम ने सुनील प्रभु पर क्या क्या आरोप लगाए इस रिपोर्ट में। पहले विधानसभा मतदार संघ में महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम के मुख्य निबंधक कार्यालय में स्वागत करता हूँ। स्वागत करने के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि पिछले उसी तो मैं कई बरस से गुजर आ रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीदवार के तौर पर जब लोगों के बीच जाना और उनसे उनकी तकलीफों के बारे में राय विचार करने का सिलसिला शुरू हुआ, तब मुझे पता चला कि उसमें सबसे बड़ा जो विषय है, सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो पीने का पानी का मुद्दा है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। आज मैं कहीं गया तो वहाँ बताया गया कि 15-15 दिनों तक नल से पानी नहीं आता, BMC की सप्लाई नहीं आती, और अगर पानी आता है तो उसमें नल में जो प्रेशर होता है, इतना लोड होता है, तो बहुत त्राहिमाम की स्थिति है। चाहे झोपड़पट्टियाँ हो या चाली हो या फिर क्या लोग हो, हर जगह पीने का पानी का संकट। और पीने के पानी का संकट क्यों है, जब इसका कारण ढूंढने का मैंने प्रयास किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो आमदार साहब हैं पिछले 10 वर्षों से, उनके दबाव में BMC का जो सप्लाई का वाटर है, जो पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए, बहुतांश मतलब 2/3 पानी, ऐसा एक कायदा है अपने देश में, नॉर्म्स है। जो भी वाटर सप्लाई होगा उसका 2/3 हिस्सा पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए, बाकी 1/3 हिस्सा उद्योग करने के लिए या अन्य व्यवसाय के लिए। लेकिन यहाँ मुझे बताया गया, BMC के ऑफिसर ने बताया, यहाँ पर जो पानी सप्लाई हो रहा है उसका 2/3 हिस्सा बिल्डर लॉबी के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। और बिल्डर लॉबी के लिए डाइवर्ट करने के लिए आमदार साहब का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी।
इसकी वजह से जो पीने का पानी का सप्लाई है वो कम हो गया है। और यही वजह है कि जो प्रपट्टियों में लोगों को पानी नहीं मिलता, महीनों महीनों पानी नहीं मिलता, मदद में पानी नहीं आता, और जो पानी आता है उसमें कम नहीं रहता। कई ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिनको एक परमानेंट लेवल पे 8 इंच की पाइपलाइन दे दी गई है, जो पीने के पानी की पाइपलाइन है। और ये सब यहाँ पे 10 वर्षों से जो आमदार दबाव। तो मैंने चर्चा करते हुए एक दिन ऐसे बोला कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो आमदार हैं उनको यहाँ के मतदारों के, यहाँ के मतदाताओं के पीने के पानी की चिंता नहीं है। उनको ज़्यादा चिंता बिल्डरों का धंधा चलता रहे, बिल्डरों की बिल्डिंग बनती रहे, इसकी है। इसका मतलब ये बिल्डर के एजेंट हैं, और बिल्डर के एजेंट है उसको अगर हिंदी भाषा मराठी भाषा में कहें तो ये बिल्डर के लिए दलाली करते हैं। ऐसा मैंने एक जगह भाषण में बोला। तो उन्होंने, आमदार साहब ने मुझे चुनौती दी, क्या संजय निरुपम ने मुझे बिल्डर का दलाल कहा है और कहा है कि मैं बिल्डर से दलाली खाता हूँ। अगर उन्होंने साबित कर दिया तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा, चुनाव तो बहुत बाद की बात है, पहले राजकारण से निवृत्त हो जाऊंगा। ऐसी उन्होंने घोषणा की। उस घोषणा को मैंने एक चैलेंज के तौर पे लिया, और आज मैं आपके सामने उनका जो एफिडेविट है, चुनाव लड़ते समय हम सभी उम्मीदवार इलेक्शन ऑफिस के लिए एक एफिडेविट फाइल करते हैं, जिसमें हम अपनी कमाई का स्रोत बताते हैं, जिसमें हम अपनी एसेट का डिक्लेरेशन करते हैं, और जिसमें हम अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं। और उस एफिडेविट में हम अपने ऊपर अगर कोई केस करवाएं तो उसकी जानकारी लोग उसके साथ शेयर करते हैं। तो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है इस साल के एफिडेविट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम यानी उत्पन्न का जो स्रोत है, आय का जो स्रोत है, वह इनकम में भी कमीशन है। वो कमीशन से उनका इनकम आता है, मतलब कमीशन खाते हैं। अब कमीशन जो प्रॉपर्टी में रहने वाला गरीब आदमी तो दे नहीं सकता। LIC के एजेंट है नहीं, इसलिए उन्हें घोषित किया नहीं, मतलब LIC का भी एजेंटी का करके वो कमीशन खा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े लोग और बिल्डरों से कमीशन खाते हैं, यानी बिल्डरों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने 2024 के एफिडेविट में स्वीकार किया। अब 2019 का एफिडेविट मैंने देखा, उस एफिडेविट में उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया है उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक है सैलरी और दूसरा है कमीशन, मतलब कमीशन से वहां भी कमाते हैं। अब इसके साथ साथ अपने 2014 में जब वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तब का एफिडेविट भी ढूंढा है, और उस एफिडेविट में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनका प्रोफेशन मतलब वो कमीशन एजेंट है। इनने लिखा ही है कमीशन एजेंट, मतलब बिल्डर से दलाली खाने के लिए एक एजेंट के तौर पर वो पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। कि इनका सोर्स ऑफ इनकम है, यह इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में स्वीकार किया है। और एफिडेविट का मतलब होता है कि आपकी स्वीकृति जिसका खुद साइन करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा बयान है। तो उन्होंने चूंकि मुझे चुनौती दी थी कि आप साबित कर दीजिए कि मैं बिल्डर की दलाली करता हूँ, तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। और मैं यहाँ ये साबित कर रहा हूँ ये दलाली खाते हैं, कमीशन खाते हैं, खुद कमीशन एजेंट है, मैं खुद स्वीकार किया है। इसका मतलब पूरे निर्दोषी विभाग में जो गरीब लोगों को, जो प्रॉपर्टियों में रहने वाले और बिल्डिंग में रहने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको जो पीने का पानी का संकट निर्माण हुआ है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बिल्डर लॉबी जिम्मेदार है। और बिल्डर लॉबी के साथ एजेंटी करके, उसकी दलाली करके, उसके हितों की रक्षा करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाइवर्ट करने का पाप यहाँ के आमदार साहब कर रहे हैं। अब जब ये साबित हो चुका है तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप राजकारण से निवृत्त हो रहे हैं, क्या आप राजकारण छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने मुझे चुनौती दी थी कि संजय निरुपम साबित करें, और मैं अब आपके ही बयान, आपके ही एफिडेविट के आधार पर ये साबित कर रहा हूँ कि आप बिल्डरों के दलाल हैं, बिल्डरों के एजेंट हैं,
बिल्डरों से कमीशन खाते हैं और इसलिए उनको मदद करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं। और इसलिए अब तक साबित हो चुका है, तब आप जितना जल्दी हो राजकारण से निकले और इस पूरे चुनाव प्रचार के कार्यक्रम से निकल करके आप विड्रॉ करिए अपना कैंडिडेचर और आप चुनाव लड़ने से मना करिए, ऐसा मैं आपसे डिमांड करता हूँ। ये हमारा एक विषय। दूसरा विषय जामश्रीनगर में कल ये जो अवैध पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन होता है, उसकी वजह से वहाँ एक हाहाकार मचा हुआ है। जामश्रीनगर क्षेत्र या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं अपापाड़ा उसके आसपास, पिपरीपाड़ा के पीछे, जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बसे हुए हैं। ये झोपड़पट्टियाँ, ये सारी चालियाँ वन जमीन के ऊपर बसी हैं और चूंकि वन विभाग इनको अनुमति नहीं देता, इसलिए इन झोपड़पट्टियों में पानी का मीटर नहीं है और बिजली का भी मीटर नहीं है। और इसकी वजह से इन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को जो यहाँ पानी माफिया और बिजली माफिया है, उनसे वो ज़्यादा दाम पे, कई बार 4-5 गुना ज़्यादा दाम पे पानी और बिजली खरीद रहे हैं। बिजली का रेट मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में 5 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। लेकिन जामश्रीनगर और वन जमीनों में जो झोपड़पट्टीवासी रहते हैं, उनको 18 रुपये, 19 रुपये और 20 रुपये के रेट पे लेना पड़ता है। यह निश्चित तौर पर अन्याय है स्लम बिल्डर्स पे, और यह अन्याय पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और हमारे आमदार साहब पूरा तमाशा देख रहे हैं। तीसरी बात, ये महत्वपूर्ण बात है कि कल पानी पर बिजली के का जो अवैध बिजली का कनेक्शन है, उसकी वजह से करंट लगने से जामश्रीनगर में एक हादसा हो गया, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई और उसके बाद पूरा जामश्रीनगर सड़क पे आ गया। पूरे जामश्रीनगर का गुस्सा और आक्रोश देखते हुए मैं ये डिमांड करता हूँ, मैं मांग करता हूँ कि जो अवैध पानी सप्लाई करने वाले लोग हैं, अवैध बिजली सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनकी छानबीन होनी चाहिए और छानबीन करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वन जमीनों पर रहने वाले जो हमारे सभी नागरिक हैं वो सुरक्षित रह सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि वन जमीनों पर सर्वसामान्य नागरिकों को पानी का कनेक्शन नहीं लेने दिया जाता, बिजली का कनेक्शन नहीं लेने दिया जाता। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एनओसी लेते थे, लेकिन उसी वन जमीन पर जो एक बीज माफिया, बिजली माफिया और पानी माफिया है, उसको कनेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये जो पूरे बीज और बिजली और पानी के जो दुकानदार बन के घूम रहे हैं, उनके और वन विभाग के अधिकारियों के बीच एक भयंकर साठगांठ है, एक भयंकर नेक्सस है। इस नेक्सस की जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई बल्कि सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। मैं इसी के साथ डिमांड करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि जैसे ही इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तमाम जो वन जमीन पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बेसिक जो एमिनिटीज होती है, मूलभूत सुविधा देने के लिए आप महानगर पालिका को निर्देश दें, बिजली कंपनी अदालत को निर्देश दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान के नागरिक कहीं भी किसी भी जमीन पर रह रहे हैं, उनको नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन की। और इसके लिए अगर किसी की जमीन पे रह रहे हैं तो उससे किसी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं है। मतलब फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग के बगैर एनओसी के वन जमीन पर रहने वाले तमाम जो निर्दोषी के नागरिक हैं, उनको पानी और बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए। इस दिशा में प्रयास भी करूँगा और मैं सरकार से डिमांड भी करता हूँ और पूरे वन जमीन पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं, मतदाता हैं, सबको वचन देता हूँ कि एक बार चुनाव जीत के आऊँगा तो सरकार का आदेश जारी करवा करके आप सभी को एक वैध पानी और वैध बिजली का कनेक्शन दूंगा, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे और जो बिजली और पानी के नाम पे आप अनाप शनाप खर्च करने के लिए मजबूर है, वो अति वित्त व्यय, वो जो अति खर्च है, उस खर्च से आपको प्रश्न है बाहर का। एक मिनट होने दो, भाई आराम से पूछ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने नागपुर में कहा है डिप्टी सीएम के ऊपर, अच्छा हो जाने पहले कन्हैया कुमार ने नागपुर में डिप्टी सीएम के ऊपर कहा है कि धर्म युद्ध नेता लोग कहते हैं और उनकी पत्नी ये सीरियल बनाती है इंस्टाग्राम में, रील बनाती है। आपत्तिजनक बयान है। हमारे यहाँ महिलाएं तरक्की करें,
हर विभाग में वो आगे बढ़े, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें, ये हम सब जानते हैं, चाहते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री की पत्नी हो या किसी की भी पत्नी हो, अगर वो किसी क्षेत्र में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर किसी प्रकार का एक अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए कन्हैया कुमार के इस बयान की निंदा करता हूँ और निषेध करता हूँ। उबाटा के जो उम्मीदवार हैं सुनील प्रभु जी ने अभी उत्तर भारतीय भवन बनाने की घोषणा की है, इससे आप कितना सहमत हैं? 10 साल में तो टॉयलेट नहीं बना पाए लोगों का, अब उत्तर भारतीय भवन क्या बना पाए? अगर वो उत्तर भारतीय भवन बनाने की क्षमता रखते और अगर उनके मन में उत्तर भारतीय समाज के प्रति कोई प्रेम होता है या उत्तर भारतीय भवन बनाने की इच्छा होती तो क्या 10 वर्ष में नहीं बना सकते थे? ये महज चुनावी जुमला है। उत्तर भारतीय समाज को रिझाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है। इस प्रकार के बयान के झांसे में हमारा उत्तर भारतीय समाज ना है, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। आप नाना पटोले ने कहा है कि हमारा भी एक बैग चेक किया गया था, जिसका मोदी, योगी नाथ सबका बैग चेक किया जाए, उस बारे में क्या कहना है? कोई भी व्यक्ति जब चुनाव प्रचार हो रहे होते हैं तो हमने चुनाव आयोग को सरकार ने मैंडेट दे रखा है कि काला धन का उपयोग या दुरुपयोग इस चुनाव में नहीं होना चाहिए, किसी भी चुनाव में नहीं। ऐसे में चुनाव आयोग लोगों के दफ्तरों में और जो चौपर यूज करते हैं, गाड़ियाँ यूज करते हैं, उसके ऊपर छानबीन करती है, उसकी चेकिंग करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि नेता ने अपनी गाड़ी में छुपा के काला धन नशा करने की आदत। और इस हिसाब से जो भी व्यक्ति है उसकी गाड़ी की छानबीन होनी चाहिए, चाहे नाना हो या दादा हो या उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो। और इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी, उनके चौपर की भी छानबीन हो चुकी है। श्री देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके चौपर की भी छानबीन हो चुकी है। तो जब उद्धव ठाकरे के चौपर की छानबीन हुई तो इतना आग बबूला होने का क्या है? कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? कहीं उनको तो नहीं लग रहा है कि उन्होंने काला धन छुपाया था या छुपाया है या छुपाने जाएंगे और इस प्रकार के रेट से उनका काला धन पकड़ा जाएगा? निरुपम साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि दिंडोसी विधानसभा में कोई सरकारी भवन नहीं है, न उत्तर भारतीय कोई भवन। अगर शादी विवाह का होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हॉल बना दूर दूर जाकर के शादी करते तो बहुत परेशानियों का सामना करना और ज्यादा पैसा। क्या आप चुनकर आएंगे? क्या कोई ऐसा भवन बनवाएंगे जिसमें दिंडोसी विधानसभा के रहने वाले लोगों को उसको राहत मिल सके और उसको अपनी शादी विवाह या कोई जैसे भवेंद्र में जैसे कर्म कांड करने के लिए तिरही और इस तरह से करने के लिए वहां पे बनाया गया, जैसे भवेंद्र में, क्या इस तरह का आप सोचे हैं क्या? ऐसा है, भवन तो बहुत छोटा सा काम है, कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा विषय ये है कि 10 वर्षों से आमदार साहब यहाँ पे हैं। एक सरकारी अस्पताल नहीं खुलवा पाए, एक सरकारी स्कूल नहीं खुलवा पाए, एक सरकारी भवन नहीं बनवा पाए और प्राइवेटली भी अपने फंड से या भारत सरकार के फंड से किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक कामकाज के लिए, सांस्कृतिक कामकाज के लिए जो एक अच्छा भवन होता है जिसमें इलाके के सभी लोग अपनी अपनी रुचि के हिसाब से पूजा पाठ या अन्य सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वो नहीं बनवा पाए। तो पूरी तरह से फेल हो गए हैं वो। मैं इतना ही कहूँगा कि निश्चित तौर पर दिंडोसी विभाग में एक बड़े सामाजिक भवन की आवश्यकता है और वो भवन बनवाया जाएगा। सरकार से फंड लेके, आमदार निधि डाल के, जरूरत पड़ा तो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करके एक भव्य दिव्य ऐसा भवन बनाएंगे जिसमें पूरे दिंडोसी के लोगों का मिलना जुलना सम्मेलन। उत्तर भारतीय भवन होगा क्या? उत्तर भारतीय भवन की आप उत्तर भारतीय भवन भी बन सकता है, कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल बनेगा, बन सकता है। जैसे उन्होंने घोषणा किया वैसे आप भी घोषणा करेंगे क्या कि बन सकता है क्या? बड़ी बात क्या है? आप जब एक कोई ऐसी कोई जमीन तो नहीं है जो किसी उत्तर भारतीय के नाम से निकल रही, आप किसी जमीन पे अपने फंड से, सरकार से फंड लेके बढ़िया भव्य भवन बनाते हैं और उसका मैं नाम दे दूंगा उत्तर भारतीय भवन। उसका संचालन उत्तर भारतीय समाज की कोई संस्था करेगी, कर सकते उससे प्रभावित है। अगर आप
ये आते हैं तो उनको क्या करना है, क्या कहेंगे उसमें सड़कों का विकास होना चाहिए, हमारा दूसरा एजेंडा। पूरे 6,000 लेकिन दिसोसी में वो सड़कें बनाने के लिए आधार की तरफ से ऐसे में मैं अगर यहाँ से आधार ये भाई पूरा पैच है बहुत ही अविकसित है, पीठ आ रहा है और इसके लिए जो भी सरकार के कानून कायदे उसका पालन किया जाएगा और किसी भी नियम बनाए गए हैं। चार कार्य सुरू केला तेव्हा इकडे राहणारे लोकांच्या एकच प्रॉब्लेम, त्यांची एकच समस्या माझ्यासमोर आली आणि तो म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न। प्रॉपर्टी असो किंवा बिल्डिंग असो, इमारती असो, सगळे त्यांच्या एकच तक्रार आहे की आमच्याकडे पाणी येत नाही, पिण्याचे पाणी येत नाही। काही ठिकाणी असे आहेत जिकडे 10-10, 15-15, 20-20 दिवसापासून पाणी येत नाही आणि कुठेतरी पाणी येतो तर तो पाणीचा प्रेशर एवढा कमी असतो की त्याच्यामुळे लोकांना खूप त्रास होतो। मी याबद्दल महानगरपालिकाच्या अधिकाऱ्यांशी बोललो, त्यांच्याशी विचारलं की काय इश्यू आहे, का ते कृषीच्या लोकांना पाणी मिळत नाही। त्यांनी सांगितलं की इकडे जबाबदार आहेत 10 वर्षापासून त्यांच्याकडून दबाव असतो की महानगरपालिकावर की तुम्ही जे काही पाणी सप्लाय करता त्याच्यामध्ये 60%, 70% पर्यंत पाणी तुम्ही बिल्डर लॉबीसाठी सप्लाय करा, त्यांच्यावर बांधकाम करता। हा चुकीचा दबाव आहे, चूक आहे आणि हा बेकायदेशीरपणा आहे। कारण असं आहे की आमच्या देशात एक असा नॉर्म्स आहे, कायदा आहे की जेवढे पाणी सप्लाय आम्ही करतो त्याच्यामध्ये 2/3 पाणी पिण्याच्या पाणीसाठी वापर केला पाहिजे आणि राहिलेला पाणी उद्योग आणि इतर व्यवसायासाठी वापर केला पाहिजे। पण इकडे त्यांनी एकदम उलट करून दिलेला आहे। जो प्रायोरिटी आहे तो बिल्डरला देतो आणि जो इकडे राहणारे लोक आहेत त्यांना पिण्याचे पाणी 30% तो 1/3 भेटतो। आणि याच्या आधारावर मी सांगितलं की इकडचे जो आमदार आहे ते बिल्डरचे एजंट म्हणून काम करत आहे। हिंदी आणि मराठीमध्ये सांगा तो बिल्डरचे दलाल म्हणून काम करत आहे। त्यांच्या बिल्डरच्या धंद्याची जास्ती काळजी आहे, पण तिकडे राहणारे जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचं काही साधन नाही। यासाठी मी त्यांच्यावर एक आरोप केला की या बिल्डरसाठी दलाली करतात, बिल्डरकडून दलाली घेतात। त्याने मला चॅलेंज केला की जर संजय निरुपम माझ्यावर जे आरोप लावले ते सिद्ध करून देणार तुम्ही राजकारणापासून विपरीत होऊ का, म्हणजे राजकारण सोडणार असा त्यांनी मला चॅलेंज केला। म्हणजे त्यांनी सांगितलं की मी कुठेतरी खोटं बोललो, ते बिल्डरचे दलाल नाही आहे, ते दलाल नाही कमिशन देऊ असं त्यांच्या सांगण्याच्या। आता मी तुमच्या समोर त्यांच्या जो निवडणुकीसाठी जो ॲफिडेव्हिट आहे जे आम्ही प्रत्येक उमेदवार दाखल करतो उमेदवारी अर्ज करण्याच्या वेळी त्यांचा जो एक ॲफिडेव्हिट आहे तो वाचून दाखवतो। हा 2024च्या ॲफिडेव्हिट आहे, त्यांच्या शपथनामा आहे। त्याच्यामध्ये ते स्वतः सांगतात की त्यांचा जो सोर्स ऑफ इन्कम म्हणजे उत्पन्नाचा स्रोत आहे तो कमिशन आहे, कमिशन इन्कम आहे, ते कमिशन घेतात असं त्यांनी 2024 मध्ये सांगितलं आहे। तो पेज नंबर 21 आणि क्लॉज 9 वर त्यांनी लिहिलेला आहे। दुसरा 2019चा पण त्यांची जो आहे ॲफिडेव्हिट आहे त्याचा मी अभ्यास केला। त्याच्यामध्ये ते सांगतात की त्यांचा जो सोर्स ऑफ इन्कम आहे तो सॅलरी आहे आणि दुसरा सोर्स ऑफ इन्कम आहे कमिशन इन्कम। कसलं कमिशन घेतात त्यांना सांगितलं पाहिजे, त्याच्याकडून एक आपल्याला खुलासा आला पाहिजे। आता 2019 झाला तर 2014
जेव्हा ते पहिल्यांदा इकडे निवडणूक लढले आमदारकीच्या दिवशीमध्ये, त्या जो ॲफिडेव्हिट त्या ॲफिडेव्हिटचा मी अभ्यास केला, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की त्याच्या प्रोव्हिजन म्हणजे कमिशन एजंट, कमिशन एजंट म्हणजे दलाली खाणारा एक एजंट, दलाली खाणारा एक दलाल. म्हणजे या विभागाचे जो आमदार आहेत गेल्या 15 वर्षापासून 10 वर्षापासून हे बिल्डरांसाठी दलाली करत आहेत. असं मी का सांगतो, कारण असं आहे की LICचे एजंट नाही आहे. LICचे एजंट तर ते ॲफिडेव्हिटमध्ये क्लिअर करतात. दुसरा काही काम करत आहेत, काही निकृष्ट काम करत आहेत, त्याच्यामधून ते कमिशन घेत आहेत. मला काही बोलायचं नाही, पण कमिशन देणारे लोक झोपडपट्टीमध्ये राहणारे गरीब ते होऊ शकत नाही. त्यांना कमिशन देणारे लोक मोठे लोक, अमीर लोक, समृद्ध लोक, श्रीमंत लोक, आणि इकडे खूप बिल्डर नोकरीचं काम चालू आहे, धंदा पाणी बिल्डिंग व्यवसायाचं खूप काम चालू आहे. यामुळे त्या बहुतेक बिल्डर करून कमिशन घेतलेले आहे असा माझा आरोप आहे. आता तुम्ही साबित करा की आता तुम्ही चॅलेंज दिला होता, मी साबित केलेलं आहे की तुम्ही बिल्डरच्या दलाली घेता, बिल्डर करून कमिशन घेता, बिल्डरच्या कमिशन एजंट आहात. आता तुम्ही सांगितलं होतं का मी राजकारण सोडणार, स्वतः तुम्ही सोडा राजकारण आणि या निवडणुकीपासून माघार घ्या असं मी त्यांना चॅलेंज करतो. जर त्याच्यामध्ये एक सत्य बोलण्याची ताकद आहे. त्यांनी शब्द दिलेला होता लोकांच्या समोर जाहीर सभामध्ये, त्यांचा जो व्हिडिओ होता खूप त्यांनी व्हायरल केला. माझी नक्कल उतारली त्यांनी, संजय निर्ममची नक्कल उतारून त्यांनी हा चॅलेंज दिला होता. आता तुमचा चॅलेंज स्वीकार करून आता तुम्हाला चॅलेंज करतो की तुम्ही एक कमिशन एजंट, किती कमिशन घेतला, कोणाचे कमिशन घेतलं आणि कोण बिल्डराचे कमिशन घेतला. आता आम्हाला तुम्ही सांगा, बिल्डोसीच्या मतदारांना सांगा. बिल्डोसीचे तुम्ही आमदार आहात गेल्या 10 वर्षापासून. आता बिल्डोसीच्या मतदारांना हा सगळी माहिती घेण्याचा एक अधिकार आहे असा मी सांगतो. इंदोशी विधानसभामध्ये जे तुम्ही आरोप करण्यात आलेले आहे ते नेमका कमिशन कुठून घेतात हाच विषय आहे. हाच माझा प्रश्न आहे की तुम्ही कमिशन एजंट आहात. गेल्या 10 वर्षापासून 3 ॲफिडेव्हिटमध्ये स्वीकार करता की तुमचा सोर्स ऑफ इन्कम कमिशन आहे. तो कोणाची कमिशन घेता तुम्ही आणि किती कमिशन घेता जरा तर तुम्ही हा पण सांगून द्या बिल्डोसीकरांना, बिल्डोसीच्या मतदारांना. आणि कुठल्या बिल्डर करून तुम्ही कमिशन घेतलं. आता बिल्डोसीचे मतदारांना हा सगळे जानकारी, सगळे माहिती घेण्याचा अधिकार आहे, कारण ते मतदार आहेत आणि त्यांना आता मतदान करण्यासाठी आम्ही प्रचार करतो. तुम्ही पण जाता घरोघरी आणि प्रचार करता, मला वोट द्या. तर त्यांच्याकडून वोट मागण्यापूर्वी तुम्ही त्यांना सांगा आणि सांगून स्पष्ट करा की तुम्ही कुठल्या बिल्डर करून तुम्ही कमिशन घेतलं आणि किती घेतलं आणि काय केलं तुम्ही त्यांच्यासाठी. हा प्रकार सांगून ठेवा आणि जर तुम्ही शब्द पाळणारा आहात तर त्या राजकारणापासून दूर जा. सर, नाना पटोलेजींनी म्हणालेलं आहे सत्ताधारी आता ठरवून बॅग चेक करून घेतात आहे. हा जो निवडणुकीमध्ये आम्ही जो निवडणूक आयोग आहे त्याला शासनाने असं मॅन्डेट दिलेलं आहे कायद्याप्रमाणे की ब्लॅक मनीचा वापर नाही झाला पाहिजे. याच्यासाठी तर निवडणूक आयोग जे अधिकारी असतात ते पोलिसला घेऊन वेगवेगळे जो नेते मंडळी आहेत किंवा उमेदवार आहेत त्यांच्या ऑफिसमध्ये, गाडीमध्ये, चौकामध्ये ते रेड करतात आणि रेड करून ते बघतात की अलीकडे ब्लॅक मनीचा वापर होत आहे की नाही. आता काळा धनचा वापर होत आहे की नाही होत आहे याचा तपास करण्यासाठी इलेक्शन कमिशनचे सर्व अधिकारी यांना असा अधिकार आहे. त्या कोणी पॉलिटिशियन किंवा नेते मंडळीचे गाडीमध्ये, चौकरमध्ये, ऑफिसमध्ये रेड करतात. आणि पूर्वी त्यांनी एकनाथराव शिंदे साहेब आमचे मुख्यमंत्री त्यांच्या चौकामध्ये केला होता. उपमुख्यमंत्री साहेबांचा चौकाचा पण चेकिंग केला होता. त्याचप्रमाणे त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या चौकाची चेकिंग केली. आता उद्धव ठाकरे साहेब एवढा बोंबाबोंब का करत आहेत मला विचारायचं आहे. तुमच्या दाढीमध्ये तिटका आहे का? छोटीशी दाढीमध्ये तिटका म्हणतात ना.
तुम्ही जर तुम्ही ब्लॅक मनी काला धनचा वापर करत नाही, जर तुम्ही तुमच्या चॉपरमध्ये ब्लॅक मनी कॅरी करत नाही, तुम्हाला कसला भीती आहे बाबा? तुम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना चॅलेंज करा, या आमच्या घरी, आमच्या ऑफिसमध्ये, गाडीमध्ये, चॉपरमध्ये जे काही तुम्हाला चेकिंग करायचं करा. पण कारण त्यांनी सगळे ब्लॅक मनी काला धनचा वापर करत आहेत. यामुळे त्यांना असा एक भीती आहे की आम्ही अडकू शकतो जर असा चेकिंग चालू राहिला तर. सर, कन्हैया कुमार यांनी भगवीत संदर्भात सांगितलेलं आहे की सत्ताधारी पक्ष हे धर्माबद्दल लय प्रचार करतात, मात्र त्यांची डिप्टी सीएम यांची जी पत्नी आहे, धर्मपत्नी, हे इंस्टाग्राम रील बनवते, तर त्याच्यावर काय सांगतात? इंस्टाग्राम रील बनवणं काही गैर नाही. आमची देशाची कोट्यावधी महिला, गरीब महिला, अमीर महिला, शिक्षित महिला, अशिक्षित महिला, गावात राहणारी महिला, शहरात राहणारी महिला, प्रत्येक महिला, प्रत्येक आमची बहीण, प्रत्येक आमचे जो मुली आहेत ते खूप आवडीने रील बनवतात. याच्यामध्ये काही चूक नाही, काही कायदेशीर नाही आणि काही याच्यामध्ये प्रॉब्लेम उभा करण्याचा जसा विषय नाही. उपमुख्यमंत्री साहेबांची पत्नी जर ते टॅलेंटेड आहेत, ते जर गाणी गातात, व्हिडिओ बनवतात, रील बनवतात, तर त्यांच्या निवड आहे, तर त्यांचा एक निर्णय आहे आणि त्याच्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. जर कोणी घेतो म्हणजे आज महिलांचा सक्षमीकरण करण्यासाठी जो आम्ही काम करतो, त्यांना सशक्तीकरण करण्यासाठी जो आम्ही काम करतो, त्यांना ताकद देतो, हाच्या उल्लंघन होण्याचा विरोध, महिलांना स्वतःचा प्रतिभा, टॅलेंट आणि क्षमताच्या दाखवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि आम्ही त्याचे समर्थन करतो. पण काँग्रेसवादी महिलांच्या अधिकाराचा विरोधी आहे, लाडकी बहिणीला जो मदत करतो त्याच्या विरोधी आहे. त्यामुळे बहुतेक त्यांनी मुख्यमंत्री साहेबांच्या श्रीमतीवर आक्षेप घेतला आहे, तो चुकीचा आहे. आम्ही याच्याविषयी नाही. सर, उद्धव ठाकरे का विरोध यह नहीं है कि चेकिंग हो रही है, उनका विरोध यह है की मी पहिला ग्राहक कैसा. याच्यापूर्वी गेल्या निवडणुकीमध्ये एकनाथराव शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेब, अजितदादा पवार साहेब त्यांच्या पण चौपची चेकिंग झाली होती. तुम्ही पहिला ग्राहक नाही आणि आखरी ग्राहक पण नाही. तुमच्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये काल रात्री दुःखद घटना झाली वन विभागामध्ये. पब्लिक कोणत्या कामासाठी काय काय सांगतात बोललो ना, माझ्या निर्दोषीकरणासाठी जो मुख्य मुद्दा आहे तो म्हणजे पिण्याच्या पाणी. दुसरा मुद्दा आहे निर्दोषीमध्ये रस्त्याचा विकास.